हेलो दोस्तों, पुनः आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और हमारा जो केमिस्ट्री का क्लास चल रहा था अम्ल क्षार तथा लवण, वो अब समाप्त हो गया है। लेकिन उस अध्याय यानी कि अम्ल क्षार जो लवण का अध्याय है, इससे संबंधित आज की इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कुछ एक्सप्लेन करेंगे। और ध्यान दें कि हमारा ये जो अध्याय है अम्ल क्षार तथा लवण का, ये अपने आप में केमिस्ट्री का एक बहुत ही वीवीआई चैप्टर रहा। तो पता भी चल जाएगा कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एग्जाम में कैसे आते हैं। तो हमने क्या किया कि पहले जितने भी 2 अंकीय प्रश्न हैं इस चैप्टर से पूछे गए हैं, उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लिए, जिसमें आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे। और पार्ट 1 में वैसे 2 अंकीय प्रश्न को लिए हैं जो बिल्कुल मतलब सिंपल सा हो, यानी वो हमारे लेक्चर में एकदम दिख जाएंगे आपको। अगर जो भी इस अम्ल क्षार और लवण के चैप्टर को अच्छे से अध्ययन नहीं किए हैं तो उनको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में इसका सारे लेक्चर एकदम अच्छे से मिल जाएंगे। वहाँ से अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत बेस्ट है। और 2 नंबरिया जो क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, इसको हम लोग कब पार्ट में पढ़ने वाले हैं? 2 पार्ट में, यानी एक पार्ट आज करने वाले हैं जिसमें लिखा भी है, आप देख सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न, यानी 2 नंबर वाला प्रश्न को करेंगे। और यहाँ ये भी दिखा दिया गया है सब्जेक्टिव पार्ट 1, यानी इसमें हम 2 पार्ट में करेंगे। जो हमारा पार्ट दूसरा होगा वो थोड़ा सा और ज़बरदस्त होगा और उसमें कुछ नए नए क्वेश्चन भी होंगे जो हमारे लेक्चर में सुनने को नहीं मिले होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के वैसे प्रश्न जो एकदम हमारे लिए क्या हो, लेक्चर में उसको हम लोग पढ़ चुके हैं और बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ भी दिया है। तो अब देखना यह है कि कैसा कैसा क्वेश्चन इस अध्याय से एग्जाम में पूछा है। चलिए उसी का हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। और देखिए, ज़्यादा तो अब डीपली में बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग इन सभी गहराई सी बातों को लेक्चर में पढ़ लिया है। यहाँ बस हम लोग व्याख्या करेंगे इसको, मतलब संक्षिप्त रूप में। हो सके तो एग्ज़ाम में कैसे लिखना है इसका भी कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस 2 अंकीय प्रश्न का, जो हमारा अम्ल क्षार तथा लवण चैप्टर से ये क्वेश्चन होंगे। और पहले ही बता दिए कि ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं, इसीलिए ये क्लास जितना लेक्चर पढ़ने में लोग समय लगाएं उतना ही ये महत्वपूर्ण है कि इस चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन पूछ सकता है। ये हमारा क्या है, पिछले ईयर के एग्जामों से सीख मिल जाएगा। इसीलिए इस क्लास को आप लोग अच्छे से करेंगे महान जी लोग। तो पहला हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, विरंजक चूर्ण क्या है? इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखें। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। विरंजक चूर्ण क्या है जी? तो ये अपने आप में एक रासायनिक यौगिक है। ये तो सिंपल सा है। जब हम उत्तर लिखेंगे अपना तो क्या लिख सकते हैं कि विरंजक चूर्ण एक क्या है, रासायनिक यौगिक है। क्लियर? क्योंकि भाई साहब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो रसायन होगा। तो विरंजक चूर्ण क्या है जी? अपने आप में एक रासायनिक यौगिक है। जो आप लोग वाक्य को अच्छे से बना के लिख लेंगे, हम केवल यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे ना। अभी ना कि सारे प्रश्न का उत्तर भी लिख देंगे यहाँ पर, तो माइंड आपका कैसे एग्जाम में लिखेगा। आप कोशिश करिएगा कि अच्छे से इसको समझ जाएं और तब लिखने के अपने से कोशिश कीजिए, तब देखिए कि वाह सर गर्दा हो गया। तो विरंजक चूर्ण क्या है जी? तो इसका हम लोग उत्तर दे सकते हैं कि यह एक रासायनिक यौगिक है जो क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, कैल्शियम का ये मिश्रण होता है। तो इसको अच्छे से भी लिख सकते हैं कि कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का, किसका, कैल्शियम का, ऑक्सीजन का और क्लोरीन का ये मिश्रण होता है। ठीक है ना।
तो इसको हिंदी में ही लिखा जाएगा, ये तो हम केवल ऐसे हिंट दे दिए। आगे कह रहा है कि इसका रासायनिक नाम बताइए, तो बोल दीजिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या होता है जी? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हम लोग कैसे लिखेंगे ये तो ध्यान रखना है एग्जाम में, बस ये हम लोग केवल क्या कर रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं, या कहें तो रिवीजन कर रहे हैं। यही ना कह सकते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, हम लोग लेक्चर में पढ़ ही लिए हैं, तो एक तरह से रिवीजन है ना, अनजान सा रहता क्वेश्चन, या थोड़ा कुछ क्वेश्चन में दम रहता तब थोड़ा उसको अच्छे से और समझते हैं। तो विरंजक चूर्ण क्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक रासायनिक यौगिक है जो ऑक्सीजन, क्लोरीन और कैल्शियम का मिश्रण हुआ। रासायनिक नाम बताइए दिए क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और सूत्र के रूप में क्या लिख सकते हैं लोग बताइए? CaOCl2 ना, थोड़ा अच्छे से लिख दिया जाए, CaOCl2 इसका क्या है? रासायनिक सूत्र है। और उपयोग तो भाई साहब अब ज़्यादा लिखेंगे नहीं, उपयोग में लिख सकते हैं कि कीटाणुनाशक के रूप में, जल को शुद्ध करने में, कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, या ऐसे जो कपड़े उद्योग होते हैं उनमें विरंजन करने में, ये तमाम चीज़ें हम लोग इस पर अपना विचार दे सकते हैं। रही बात कि सर एग्जाम में इस सब को लिखेंगे कैसे, तो ये लिखने की टेक्निक महान जी लोग, जैसे पूछा विरंजक चूर्ण क्या है तो आप इसका उत्तर लिख देंगे, इसका रासायनिक नाम उसी में डाल देंगे, सूत्र को भी उसी में डाल देंगे, ठीक है। उपयोग के लिए आप अलग से हेडिंग डाल लेंगे ताकि बढ़िया रहेगा, देखने वाले को भी लगे कि ना भाई लिखें। और उपयोग में आराम से, ज़्यादा नहीं, खूब से 2 गो लिख दीजिएगा, क्योंकि 5 नंबरिया तो है नहीं कि ज़्यादा विस्तार से, और ये सारे बात लिखेंगे जो इसको एकदम संक्षेप में लिखेंगे, शब्द सीमा के ध्यान में रखते हुए, ना तो ज़्यादा लिख देंगे तो भी दिक्कत है। तो चलिए, पहला हमें लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये क्या कह रहा है? धोबिया सोडा, क्या कह रहा है जी? धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। ये हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लेक्चर में तो पढ़े क्यों होंगे, मस्त है नहीं है? धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर 2 गो है, आराम से बना दीजिए टेबल, कर दीजिए एक तरफ धोबिया सोडा और एक तरफ कर दीजिए बेकिंग सोडा, तो आराम से लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं कि इसका सूत्र से भी अंतर दे सकते हैं। धोबिया सोडा के सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3 × 10H2 हो जाएगा। और जबकि इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है? NaH, हाँ ठीक है, NaHCO3 ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें हो गया। दूसरा का लिख सकते हैं, इसको धोवन सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग, माने अंतर तो कई क्षेत्रों में लिखा जा सकता है, उपयोग ही लिख सकते हैं कि इसका उपयोग कपड़ा आदि धोने में और इसका उपयोग खस्ता व्यंजक बनाने में। अंतर तो इसमें बहुत सारे होंगे, कह रहा है 2 गो, तो आपको जो इच्छा लगे आप हो सके तो इसका रासायनिक नाम भी लिख लीजिए। इसका रासायनिक नाम ये होता है सोडियम कार्बोनेट, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अंतर तो कई वैसा हो सकता है, आप लोग ऐसे भी महान इंसान हैं, ज़्यादा हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने सूत्र बताया, उपयोग बताया, और भी आपका मन लिख सकते हैं। फास्ट क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप लोग को ये पता ही है, लेक्चर में सब पढ़वे किए हैं, तनी हाँ ऐसा रहता कि कौन एकदम नया टाइप का हो, कुछ अनजान सा हो, तो उस पर खूब समय दिया जाता है। ये सब तो पढ़िए लें, बस माइंड को याद दिलाना है, रिवीजन कर लेना है, ऐसे समझिए, है ना। ऐसा ना कि रिवीजन कर रहे हैं तो इसको छोड़ ही दिया जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखें, इसके उपयोग को भी बताएं कि क्या है। तो मस्त, अरे तो बबा बच्चा लिखा है नहीं जी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है भाई? CaSO4 × 12H2O। लो लिखेंगे है जी, तनी वाक्य बना के कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र इतना होता है तथा इसका उपयोग निम्न है।
तथा इसका उपयोग निम्न है। पहला लिख सकते हैं, वह डॉक्टर द्वारा जो हड्डियों टूटी हड्डियों को प्लास्टर करने में या प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग अगर करना हो तो कर लीजिए। दीवार को चिकना करने में, कई तरह के कलाकारी करने में भी हो सकता है। लेक्चर में एकदम बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से पढ़े होंगे। जो भाई साहब नहीं पढ़े हैं उनसे मेरा पूरा रिक्वेस्ट रहेगा कि लेक्चर ज़रूर देखेंगे अम्ल क्षार तथा लवण का। उसके बाद तो हाई कुल उनके सामने बबुआ बचवा हो जाएगा, बाएं हाथ के खेल हो जाएगा। तो उपयोग में 2 गो से ज़्यादा नहीं लिखना है। एगो तो लिखे दिए डॉक्टर द्वारा, एगो ये लिख सकते हैं दीवार को चिकना करने में, या और भी लिख सकते हैं खिलौने, मूर्तियाँ आदि के निर्माण में। हो जाएगा मस्त, चिंता क्या करना, टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को। बेकिंग पाउडर क्या है, लो यो क्वेश्चन आ गया। बेकिंग पाउडर, तो भाई साहब जब भी ऐसा क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर, तो मार दीजिए उत्तर में कि यह एक रासायनिक यौगिक है। बिल्कुल, तो हम लोग करिए देंगे ना जी। यह एक रासायनिक यौगिक है जो किसका मिश्रण है। इसका फार्मूला को याद पारिए। फार्मूला क्या होता है इसका, NaHCO3 है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट का मिश्रण होता है। फिर से अजीब कैसे लोग रहते हैं, इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। बेकिंग पाउडर क्या है, तो यह एक रासायनिक यौगिक है जो सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट का मतलब मिश्रण होता है। समझा कीजिए मेरी बातों को। और एगो दूगो हो सके तो और बढ़ा के लिख देंगे कि इसका सूत्र हमें, इसका सूत्र इतना होता है, और साथ में इसे हम लोग मीठ का सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और एगो दूगो विचार नया लगे आपके मन में तो ये लिख सकते हैं कि बेकिंग सोडा का उपयोग खस्ता व्यंजन बनाने में भी किया जाता है। अभी नहीं कह रहा कि आप लिखिएगा, आपसे डायरेक्टली क्या कह दिया क्वेश्चन की क्या है, तो क्या है का मतलब ही ना है कि खाली बता दिए कि इतना है ना भैया, उसको उत्तर में दे दीजिए कि बेकिंग सोडा एक रासायनिक यौगिक है जो इसका मिश्रण होता है। साथ में और ही 2-4 गो थोड़ा अपना बता दीजिए। ये मत समझिए कि खाली क्या है और उत्तर नहीं, उत्तर भी दीजिए उसका, साथ में उससे रिलेटेड के और भी जानकारियाँ थोड़ा उसके संगे लगा दीजिए। इससे सामने वाले को ये लगेगा कि हाँ भाई साहब ही पढ़े हुए हैं। ये ना कि सर जी कहाँ में लिखा है कि उपयोग बताइए, सूत्र बताइए, नाम बताइए। नहीं लिखा है, लेकिन आपका कर्तव्य क्या बनता है, छोड़ देंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये तो हम लोग का स्टाइल है बाबूराव का। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण विधि एवं उपयोग को लिखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या कर रहा है, निर्माण विधि एवं उपयोग को लिखें। तो भाई साहब लेक्चर में इसको डिटेल में बताया गया होगा ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब निर्माण करना था तो जिप्सम को लिया गया और सावधानी पूर्वक इस्पात के बर्तन में बहुत हाई टेम्परेचर, लगभग 120-150 के आसपास टेम्परेचर देके गर्म किया गया, तब जाके हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हुआ है ना। आप यहाँ पर लिखेंगे, साथ में इसका समीकरण भी देंगे, ध्यान रखिएगा। पहले लिखेंगे कि जब जिप्सम को, जो बातें भी बोल रहे हैं ना, कि जब जिप्सम को सावधानी पूर्वक इस्पात के बर्तन में 120 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है तो जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जिसका सूत्र फलाना चिलाना, मतलब क्या, CaSO4 × ½ H2O होता है। और आप क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण दे देंगे। समीकरण जो कि अभी आप इसमें हिंदी लिख रहे हैं ना, उसी का समीकरण दे दीजिएगा। समीकरण देने से ये लगता है ना कि हाँ भैया ये है पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार है। तो समीकरण आराम से दे दीजिए, फिर हेडिंग बना दीजिए उपयोग का। और उपयोग में, उपयोग दिया है ना, तो उपयोग में भी कुछ देर पहले ही बताए हैं, आराम से उसको लिख दिया जाएगा। डॉक्टर वाला बतिया या और ही कौन, वो फूल मूर्ति उर्ति वाला, और हम लोग अपना ही आदमी है जी, क्या आप टेंशन लेते हैं आप लोग बिना। कुल ऐसा क्वेश्चन पर आप लोग का टेंशन लेते हैं।
टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को। ऐसा होना चाहिए महान। पढ़ाई लिखाई तो आप लोग कभी ना करते हैं कि अपने घर का चीज़ है, सर जी हैं तो फिर अब आप लोग देखिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि थंबनेल पे जब देखे ना तो उनको नाम में थोड़ा बदलाव सा लगा, चेंजिंग सा लगा। तो भाई साहब आज से जो हमारा नाम रहा है उसको हमने क्या किया, पूरे ऑफलाइन के क्लास में बच्चों से कह दिया कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के बाद आप लोग हमें कुमार सोनू के नाम से पुकारेंगे, ताकि हमारी एक अलग पहचान बन जाए, हमारी अपनी अलग एक मेहनत हो, जो लोगों को दिखे कि भाई साहब है वाकई में ये अपने आप को डायमंड कहता है और इसकी मेहनत एक न एक दिन रौनक लाएगी। उस मेहनत के पीछे का सबसे बड़ा योगदान और सपोर्ट हमारे महान विद्यार्थी जी आप ही लोग का है, और बाकी तो हमारे टीम का है। मेरी तो एक मेहनत है ना। तो कोई बात नहीं, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखना है आगे चल के क्या होती है। तो धोबिया सोडा का अणु सूत्र और इसके दो उपयोग लिखें। लो, ये धोबिया सोडा का अणु सूत्र भी कह रहा है, वही बात, वही पुरानी कहानी। Na2CO3 इंटू 10H2O इसका होता है अणु सूत्र। और रही बात इसका उपयोग, तो उपयोग के लिए लिख दीजिए, कपड़ा, घर की साफ सफाई, कपड़ा आदि धोने में धोवन सोडा के नाम से भी फेमस है। पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, समझ रहे हैं ना, शुद्धिकरण करने में, और भी बहुत सारे उपयोग हो जाएंगे। इतना याद रह रहा है जी लेक्चर। अच्छा, दुइयों को कह रहा है तो क्या टेंशन है, दो को कह रहा है, दो को बताइए दिए नहीं। कपड़ा उपड़ा धोने में और पेट्रोलियम को शुद्ध करने में ज़्यादा आपको चाहिए ज़रूरत वाला, तो हमारे लेक्चर जिंदाबाद हैं, है ना। तो 6 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। इस कितना सारा है यहाँ से, हम तो बोलबे किए कि 2 पार्ट में करेंगे। अभी तो पार्ट 1 में कम से कम 9 क्वेश्चन हम लेके चले हैं, है ना। तो चलिए 7वां क्वेश्चन की तरफ। लो, ये क्वेश्चन, सूचक से आप क्या समझते हैं? किसी एक संश्लेषी सूचक का नाम लिखें। ये तो थोड़ा सा लग रहा है ना। सूचक क्या है भैया, बताइए आप सभी लोग। कुछ इस दिमाग पे जोर डालिए और पता करिए कि सूचक क्या है। तो सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने रंग या गंध में परिवर्तन लाकर किसी पदार्थ में उपस्थित अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता होने का गुण व्यक्त करता है। सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने अंदर परिवर्तन लाएगा, रंग में भी और गंध में भी। पढ़े भी हैं हम लोग पढ़े भी हैं। रंग और गंध के आधार पर सूचक 2 प्रकार के, रंगीय सूचक और गंधीय सूचक। यहाँ तो आ गया क्वेश्चन, देख लीजिए। और ये कह रहे हैं संश्लेषी का, अगर बनावट के हिसाब से देखें तो 2 प्रकार से सूचक हो जाएंगे ना। कौन कौन जी? तो एक हो जाएंगे प्राकृतिक और एक हो जाएंगे मानव निर्मित, हो जाएंगे ना, मानव निर्मित। तो बताइए प्राकृतिक में हम लोग क्या लेके चले थे, याद आ रहे हैं? इसी में लिटमस था, इसी में हल्दी, चुकंदर, लाल गोभी का पत्ता। अब मानव निर्मित में क्या था? मेथिल ऑरेंज, फिनाइल्फथैलीन, ये मेथिल ऑरेंज भी था। और भी मान लीजिए कि कुछ हो सकते हैं, लौंग का तेल हो सकता है या वैनिला हो सकता है। ये सब किस में थे? मानव निर्मित में थे। तो ये तो कह ही रहा है कि एगो बता दीजिए, संश्लेषी यानी वही मानव निर्मित की नाम है ये ना। ये हम लोग आर्टिफिशियल होता है, संश्लेषी माने आर्टिफिशियल, और ये क्या होता है? नेचुरल। तो सूचक का परिभाषा दे ही देंगे कि सूचक वह पदार्थ है जो अपने रंग या गंध में परिवर्तन लाकर किसी पदार्थ में उपस्थित अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीन होने की सूचना देता है। क्लियर? और एग्जाम्पल में दे दें कि एक संश्लेषी सूचक का नाम मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज है। क्लियर? मस्त। चलिए, बहुत बढ़िया। 8 क्वेश्चन देखिए। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोग लिखे। लो भैया, ये तो अभी पिछला ही, इन्हीं में से पीछे वो था ना बनाने की विधि। तो लिख सकते हैं आप लोग ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया गया। ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया गया भाई, बोलिए। CaOH का होल ट्वाइस,
जब बुझा हुआ चूना को लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करके और साथ में क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो हमारे निर्माण होते हैं कौन, विरंजक चूर्ण, और साथ में थोड़ा बहुत जल भी निकलेगा। तो बात को आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर, क्लियर। जब बुझा हुआ चूना को 40 डिग्री तापमान पर गर्म करते हुए उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे तो हमारे भाई साहब आ जाएंगे कौन, जिनका नाम होगा विरंजक चूर्ण। कौन चूर्ण, विरंजक। किसी को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, बड़ा फेमस है, ये वही है ब्लीचिंग पाउडर। अभी मत कहे कि सर ब्लीचिंग करने वाला कौन हो, ये मेकअप वाला ब्लीचिंग, तो भैया पता नहीं कौन ब्लीचिंग, ये कुछ अलग है। तो इसी का नाम था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उपयोग की बात हो रही है तो आप लोग जान ही रहे हैं उपयोग में, पीछे भी बता दिए हैं, कीटाणुनाशक के रूप में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, क्लोरीन गैस के निर्माण में, कागज के निर्माण में, बहुत सारे बातें कह सकते हैं। ज़्यादा हम लोग इस पर समय ना दें क्योंकि इसको हम लोग पढ़ लिए हैं। लो ये थोड़ा सा कुछ अलग हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस किए जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण दे। भैया आज इतना फास्ट क्यों बताए हैं, आप लोग भी जानते होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे सर आज बड़ी फास्टिंग में है, क्या हैं, भूखे हुए हैं क्या हम, फास्टिंग का मतलब नहीं। हम वैसे प्रश्न पर विचार कर रहे हैं जिसको अपने लेक्चर में पढ़ लिए हैं और ये हमारे लिए ज़्यादा भारी भी नहीं है, इसीलिए इसको हम सोच रहे हैं कि थोड़ा फास्ट चलेंगे। पार्ट 2 आएगा तो थोड़ा उसमें हम लोग समय देंगे क्योंकि वो होगा अपना थोड़ा ज़बरदस्त होगा ना, थोड़ा का मैंने होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसे हिंदी में लिखना होगा जब उत्तर में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया निम्न है। कितना जी, Ca, ओ भाई साहब क्या हो रहा है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। हम बताए थे बहुत पहले कि जब जिप्सम को क्या किया गया था, गरम, तो जिप्सम का सूत्र क्या था भाई, CaSO4 इंटू 2H2, यही ना था जिप्सम वाला। और इसी जिप्सम को जब गर्म किए तो इसका ध्यान दीजिएगा, है जो जल था 2 गो अणु, इसमें से बताएंगे 1.5 गो अणु उड़ गया था और आधा अणु बचा था, तब जाके हमारा बना था कौन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी थोड़ा मात्रा में जल रखा गया था, बिल्कुल थोड़ा। अगर सब जल गायब कर देते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता, इसमें अब वो जमने वाला गुण खत्म हो जाता, इसीलिए तनी मनी जल रखा गया। तो आधा एजी अबे किया है, जल देना है तो इसको 1.5 गो जल दीजिए, 1.5 मतलब 3/2 H2O। और जैसे ही हम लोग जब जल मिलाएंगे तो ये पुनः जिप्सम वाला रूप ले लेगा, मतलब कितना, CaSO4 इंटू 2H2O, यानी ये जिप्सम के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ठोस बन जाएगा। इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना भी कहते हैं। और 10 से 15 मिनट में एकदम कपार फोड़ने लायक पत्थर जैसा हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज के क्लास का VVI 2 अंकीय प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए थे, उन पर संक्षिप्त व्याख्या रहा ये। हमें उम्मीद है कि इन सारे प्रश्नों का व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो भाई साहब तनी वीडियो को लाइक भी करते रहिए, और आप लोग का सपोर्ट रहा तो आगे चल के मेरी मेहनत और रंग लाती रहेगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।